सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है इससे पहले जिस पर्टिकुलर फाइलम को स्टडी करते हैं जो होता है फाइलम एस्के हेलमिंथीज, उसके बारे में हमने बात की थी। और फाइलम एस्के हेलमिंथीज को कंप्लीट स्टडी करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट फाइलम, जो कि कौन सा है हमारा, जो कि है एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पर्टिकुलर ये बताना चाहूंगा कि ये जो एनेलिडा टर्म है वो कहां से आया है, किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इस शब्द का प्रतिपादन किया था या फिर इस टर्म को प्रपोज किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं हैबिटेट और हमारा जो सीक्वेंस रहता है किसी भी पर्टिकुलर फाइलम को स्टडी करने का, उसे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं फाइलम एनेलिडा के बारे में। ये उतना कंप्लीटली जो है एस्के हेलमिंथीज को हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था, लेकिन ये उतना जो है लॉन्ग फाइलम नहीं होता है। इसके मेंबर्स चूंकि बहुत कम होते हैं तो ये जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे अगर फाइलम एनेलिडा की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर एनेलिडा टर्म से हम क्या मीनिंग जो है निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टर्म है वो दिया किसने और इसका मीनिंग क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। इसे देने वाले साइंटिस्ट थे लेमार्क। क्या नाम था उनका, मैंने कहा उनका नाम था लेमार्क। ठीक है, अब ये लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ये एनेलिडा टर्म जो है प्रपोज किया था। और ये जो एनेलिडा टर्म होता है वो बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज का जो है एक टर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एन्युलस। क्या कहते हैं इसे एन्युलस कहा जाता है। ठीक है, अब ये लैटिन लैंग्वेज का टर्म है जिसे हमने कहा एन्युलस। अब ये जो एन्युलस है इसका मीनिंग क्या होता है, इस एन्युलस का मीनिंग होता है रिंग। क्या होता है इसका मीनिंग, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है रिंग। रिंग का मतलब ये हो गया वलय, कुछ एक वलय जैसी संरचना इसमें देखने को मिलती है, इसमें पाए जाते हैं। उसके बिहाफ पर ही हम कह रहे हैं कि अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, और या फिर इसके बॉडी में जो है हम बात करें, इसके जो बॉडी के पार्ट्स की बात करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में वो जो है स्पेशलाइज्ड रहते हैं, अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और इसी स्पेशल कैरेक्टर की वजह से इसके जो भी मेंबर्स आते हैं, पर्टिकुलर इस फाइलम को नेम क्या दिया गया है, मैंने कहा इसे कहा जाता है एनेलिडा। क्या कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं। मैं वन मोर टाइम रिवाइज करने वाला हूं कि ये जो एनेलिडा टर्म है ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आया है। किस लैंग्वेज से, मैंने कहा एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एन्युलस। और एन्युलस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें जो भी मेंबर आएंगे या पर्टिकुलर इस फाइलम की बात करते हैं तो इसका जो बॉडी होगा वो कैसे होता है, मैंने कहा सेगमेंटेशन तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जो खंड बनते हैं, जो सेगमेंट्स बनते हैं, वो एक रिंग लाइक मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि इनका बॉडी जो है एक रिंग लाइक वलयनुमा संरचना में पाए जाते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, खंडित होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस फाइलम को क्या नेम दिया गया है, इसको कहा जाता है एनेलिडा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर की ओर लीड करते हैं। हमें और क्या पढ़ना होता है एनेलिडा फाइलम के लिए, मैंने कहा अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वेरी फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये कैरेक्टर कौन सा है, मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं हैबिटेट के बारे में। किसके बारे में, मैं अब आपको पहले हैबिटेट मतलब इसके आवास स्थान के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी जो हमने फाइलम डिस्कस किए हैं सब में हमारा सीक्वेंस जो रहता है वो इसका आवास स्थान ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट के बेसिस पे या फिर इसका प्लेस ऑफ लिविंग क्या होता है, देखिए मैंने कहा ये अगर एक्वेटिक होते हैं, क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये जो है एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय प्रकार के होते हैं, मतलब वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया ये एक्वेटिक है। लेकिन एक्वेटिक तो होते हैं, लेकिन एक्वेटिक के साथ साथ यहाँ पर हम किस तरह के वाटर की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है यहाँ पर ये जिस पर्टिकुलर वाटर में रहते हैं उसका जो नेचर है वो क्या हो सकता है, वो वाटर जो है
है मेराइन भी हो सकता है। मेराइन का मतलब मैंने आपको बताया है कि समुद्र जो समुद्री जल की बात करते हैं, सी वाटर की बात करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? मेराइन वाटर कहा जाता है, लवणीय जल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सी वाटर को लिया कि ये जो है एक्वेटिक तो होते हैं, लेकिन ये सी वाटर में भी मिल सकते हैं, एज वेल एज ये जो है फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है अलवणीय जल, जिसमें सॉल्ट जो है उसका अमाउंट कम होता है। अलवणीय जल मतलब स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं हमने कहा कि ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है। ठीक है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के साथ साथ यहाँ पर कुछ एक स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, मैंने कहा ये जो स्पीसीज होते हैं, कुछ प्रजाति ऐसी होती है, इस पर्टिकुलर फाइलम के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, जो पैरासाइट की तरह भी वर्क करते हैं। किसकी तरह? पैरासाइट की तरह भी वर्क करते हैं। और ये सारे सिमिलर पॉइंट तो हैं, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सभी फाइलम में हम इसी तरह के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत वेरिएशन हर फाइलम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किए कि एक्वेटिक होते हैं, मेराइन भी होते हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और मैंने काफी पैरासाइट होते हैं। अब एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन सा ऐसा मेंबर होता है एनलिडा का जो कि मेराइन वाटर में मिलते हैं, कौन सा ऐसा मेंबर है जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और इसके साथ साथ पैरासाइट की तरह एक्ट करने वाले की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पैरासाइट के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक स्पीसीज ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, जो वेट सॉइल होते हैं वहां पर भी मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ एक स्पीसीज कहाँ मिलते हैं? ये जो स्पीसीज होते हैं वो वेट सॉइल में, मतलब गीली मिट्टी जो है वहां पर भी मिल सकते हैं। अब देखिए मेराइन में मिलने वाले मतलब समुद्री जल में पाए जाने वाले अगर स्पीसीज की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? मैंने कहा ये होता है, इसे हम कहते हैं नेरीज। क्या होता है? नेरीज। नेरीज जो है इसी पर्टिकुलर फाइलम का ही मेंबर होता है, जिसके बारे में हम बहुत सारे कैरेक्टर भी स्टडी करेंगे। इसका कॉमन नेम क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। सिंपली मैं आपको कह रहा हूं कि नेरीज वो पर्टिकुलर मेंबर होता है जो मेनली कहां पे पाया जाता है? ये सी वाटर में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पीसीज की बात करते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले अगर जीवों की बात करें, तो यहां पर क्या कहा जाता है कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले यहां पर होते हैं जिसे हम कहते हैं लीच। क्या कहते हैं इसे लीच कहते हैं। हिंदी में इसे जोंक कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। क्या कहते हैं इसको? लीच को जो है इसे कहा जाता है जोंक। ठीक है, या फिर इसी का जो एक साइंटिफिक नेम का जो जीनस वाला पर्टिकुलर पार्ट होता है, इसी को कहते हैं हिरुडिनेरिया। क्या कहते हैं इसे हिरुडिनेरिया भी कहा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि लीच जो है इसे हमने कहा या तो इसे जोंक कहते हैं, या फिर इसी का ही पर्टिकुलर नेम क्या है? इसी का नेम होता है हिरुडिनेरिया। क्या होता है इसका नेम? मैंने कहा इसका नेम जो है हिरुडिनेरिया होता है। ठीक है, हमने इसके पर्टिकुलर डिस्कस किया कि लीच जो होता है वो किस तरह के वाटर में रहते हैं। इसके बाद देखिए हमें कौन सा पॉइंट स्टडी करना है कि ये जो पैरासाइट है, मतलब परजीवी की तरह व्यवहार दर्शाने वाले, पैरासाइट की तरह एक्ट करने वाले कौन से पर्टिकुलर स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। मैंने कहा पैरासाइट की तरह भी हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? यहाँ पर लीच ही होता है, मतलब जोंक जो है वो स्पेशली क्या होते हैं? पैरासाइट ही होते हैं, परजीवी प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेराइन जो वाटर था उसमें मैंने नेरीज लिया था, और नेरीज का कॉमन नेम चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि नेरीज का कॉमन नेम क्या होता है। इसे हम कहते हैं रेत कृमि। क्या कहते हैं इसे? रेत कृमि कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है सैंड वॉर्म। क्या कहते हैं? इसे सैंड वॉर्म कहा जाता है। सैंड वॉर्म जो है, सैंड वॉर्म के साथ साथ इसको और क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं क्लेम वॉर्म। क्या कहते हैं? इसे क्लेम वॉर्म भी कहा जाता है, इसे हम रेत कृमि कहते हैं। ठीक है, तो नेरीज की बात करें तो वो मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, और इसके साथ साथ पैरासाइट में या फिर पैरासाइट की तरह परजीवी की तरह एक्ट करने वाले हमने लीच की बात की, जिसे मैंने कहा इसे क्या कहते हैं? जोंक कहा जाता है, या फिर इसी के लिए एक टर्म है हिरुडिनेरिया। ठीक है, अब देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मैंने लिखा है कि वेट सॉइल, गीली मिट्टी में पाए जाने वाले किस स्पीसीज की हम यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे वेट सॉइल में पाए जाने वाले स्पीसीज में हम मेनली बात करते हैं यहां पे किसकी? अर्थवॉर्म की बात करते हैं। किसकी? यहां पे हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो अर्थवॉर्म है, जिसे जो है आपने सुना होगा केचुआ के बारे में, तो आपने अर्थवॉर्म के प्लेस की बात करते हैं तो ये मेजरली कहां पाए जाते हैं? ये वेट सॉइल में, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो हमने यहां पे एनलिडा फाइलम जो है इसके
हैबिटेट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, हैबिटेट को स्टडी करने के बाद हम अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये था कि आखिर इसके मेंबर जो है या फिर इस फाइलम का नेम एनलिडा क्यों रखा गया, क्योंकि एक लैटिन टर्म था जिसे हम क्या कहते हैं, एन्युलस कहते हैं। और एन्युलस का मीनिंग क्या होता है, रिंग होता है या फिर वलयनुमा संरचना होता है, जिसके बेसिस पे मैंने क्या कहा, इसको एनलिडा नेम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने हैबिटेट के बारे में बताया कि एक्वेटिक होते हैं, पैरासाइट भी पैरासाइट की तरह एक्ट कर सकते हैं, साथ साथ ये वेट सॉइल भी मिलते हैं। इन सभी कैरेक्टर को मैंने वन बाय वन बताया। अब जो है हम स्टडी करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक है इसी फाइलम का, वो क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, मतलब अगर हम वर्गीकरण के आधार की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे, आप सभी को पता है हम यहाँ पे वर्गीकरण के आधार में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन के स्तर की बात करते हैं। अब एनलिडा फाइलम जो है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता होगा। मैंने कहा यहां पर जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, मैंने कहा यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैं LOO से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप सभी को मालूम चल गया होगा कि अगर हम शारीरिक संगठन के स्तर की बात करते हैं तो वो अंगतंत्र प्रकार का होता है। इसका मतलब है कि इसके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं जो आपस में मिल करके टुगेदरली क्या फॉर्म कर लेते हैं, मैंने कहा ये ऑर्गन सिस्टम या अंगतंत्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी से पहले बॉडी प्लान में बताता था, तो मैं यहाँ पे बॉडी प्लान पहले डिस्कस, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करेंगे। पहले हम बॉडी प्लान डिस्कस करते हैं। अगर हम बॉडी प्लान की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि बॉडी प्लान के बेसिस पे इसमें एलिमेंट्री कैनाल तो क्या होने वाला है, इसका जो आहार नाल होता है वो पूर्ण प्रकार का होता है, कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है तो यहाँ पे बॉडी प्लान को क्या कहेंगे, यहाँ पे बॉडी प्लान को कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के अंदर नलिका प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है। मैंने कहा ये कैसा होता है, ये ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बॉडी प्लान के बाद हम सीधे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या होता है इसका, ये है होता है बॉडी वॉल। क्या है, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल देह भित्ति या फिर हम जनन स्तर की बात करते हैं, जर्म लेयर की बात करते हैं, तो जर्म लेयर के बेसिस पे ये कैसे होते हैं हम इसे बार बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहां पर एनलिडा में जो जर्म लेयर होता है, बॉडी वॉल होता है, उसमें कितने लेयर्स होते हैं, मैंने कहा 3 लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। और 3 लेयर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हम ये बात करते हैं। 3 लेयर्स में यहाँ पे जो है एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है इसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ये 3 लेयर्स होते हैं, तो हम इसको तो बोलेंगे क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरिक प्रकार के जीव कहा जाता है इनको। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जो लेयर होते हैं इसमें होता है एक्टोडर्म, और सबसे इनर मोस्ट जो होता है इसे कहते हैं एंडोडर्म। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या होता है, मैंने कहा यहां पर मीजोडर्म होता है। इसके बारे में आपने हर फाइलम में जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ करते हैं उसके बारे में आपने क्या किया, स्टडी किया। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर बॉडी वॉल जर्म लेयर की बात करें तो हम कह रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, लेकिन इसके बॉडी वॉल में भी एक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि आपने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़ा था। ठीक है, यहां पर पर्टिकुलर एक सिंगल फाइलम के कैरेक्टर को अलग से याद किया जाए तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। मैंने कहा कि आपको इन सभी फाइलम के सारे कैरेक्टर को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप जो है कंपैरेटिवली स्टडी करना जो है ज्यादा इजी रहता है। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल फाइलम के कैरेक्टर्स आप लर्न करने बैठेंगे तो कभी भी याद नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जो है ये तरीका सीखना होगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको लिंक किया जाए, जो हमने फाइलम जो है जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टडी कर लिया है प्रीवियस फाइलम में उसके साथ आपको कनेक्टिविटी जो है एस्टेब्लिश करनी होगी। ठीक है, तभी आप ये सारे पॉइंट जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने
मैंने कहा बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, तो अभी बोला कि इसका बॉडी वॉल जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरह ही होता है। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस के बॉडी वॉल में हमने क्या स्टडी किया था, मैंने आपको कहा था कि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे पेशीय स्तर पाए जाते हैं, मतलब यहां पर भी क्या मिलेंगे, फिर यहां पर भी पेशीय स्तर मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने 2 टाइप ऑफ मसल लेयर की बात की थी, वो कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे अगर मसल लेयर की बात करते हैं तो एक मसल लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, मतलब ये अनुदैर्घ्य प्रकार के होते हैं। और एक जो होता है, एक को हम कहते हैं सर्कुलर मसल लेयर। क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल लेयर कहते हैं, मतलब वर्तुल प्रकार के पेशीय स्तर और अनुदैर्घ्य प्रकार के पेशीय स्तर जो है इसके देह भित्ति या फिर बॉडी वॉल में देखने को मिलता है। और ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये, मैं लिख दिया, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है बॉडी वॉल को डिस्कस कर लिया है। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारा जो स्टडी करना होता है वो क्या है। बॉडी वॉल के बाद हम डिस्कस करते हैं सीलोम के बारे में। किसके बारे में, मैं आपको अब सीलोम के बारे में या फिर बॉडी कैविटी के बारे में बताने वाला हूं कि अगर इसके बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टर को स्टडी करना है। अब देखिए, इसका सीलोम जो है दूसरे फाइलम के सीलोम से बिल्कुल डिफर है और यहीं पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा इसकी अगर सीलोम की बात करते हैं तो यहाँ पे सीलोम जो है इसका जो गुहा होता है वो किस प्रकार का होता है। मैंने कहा ये यूसिलोमेट तो होते हैं। मैंने कहा ये कैसे होते हैं, ये यूसिलोमेट मतलब 7 प्रकार के गुहा तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी यूसिलोमेट भी कौन सा मिलता है। मैंने कहा यूसिलोमेट में भी हमें यहाँ पर साइजोसिलोमेट टाइप का जो है गुहा मिलता है। क्या कहते हैं इसको, साइजोसिलोमेट। हमने जब यूसिलोमेट के बारे में जो है बेसिस लेक्चर में स्टडी किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो यूसिलोमेट होता है उसके 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया था। वो कौन कौन सा था, मैंने आपको बताया था यूसिलोमेट के साथ साथ हमने साइजोसिलोमेट, हीमोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट की बात की थी। ठीक है, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में से एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स में कौन सा सिलोम प्रेजेंट होता है, साइजोसिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो है साइजोसिलोम होता है। और साइजोसिलोम जो है इसका मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका फॉर्मेशन जो है इनके एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के अनियमित रूप से जो है फटने से होता है। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इरेगुलर बेसिस पे क्या हो जाता है, मैंने कहा ये फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है और उसी से ही क्या बनता है, जिस सिलोम का फॉर्मेशन होता है उसे साइजोसिलोम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मैक्सिमम मेंबर जो है उसमें साइजोसिलोम होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है जिसे हम स्टडी करने वाले हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन यहां पे ये है कि अगर यहां पे अपवाद की बात करें तो यहां पर एक सिंगल अपवाद देखा जाता है और वो मेंबर कौन सा है, मैंने कहा लीच है। क्या है, लीच जिसे हम जोंक कहते हैं या फिर इसका साइंटिफिक नेम जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है हिरुडिनेरिया, जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इसके वंश को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर लीच की बात करें तो लीच जो है यहाँ पर साइजोसिलोम नहीं होता है, इसमें ये साइजोसिलोमेट टाइप के नहीं होते हैं। यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ये अपवाद स्वरूप या फिर एक्सेप्शनली ये जो है हीमोसिलोम इसमें प्रेजेंट होता है। और ये हीमोसिलोम के पाए जाने के कारण कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं हीमोसिलोमेट। कैसे होते हैं, हीमोसिलोमेट होते हैं। और आपको ये पता है कि जो भी मेंबर हीमोसिलोमेट टाइप के होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो भी मेंबर हीमोसिलोमेट होते हैं उसके ब्लड को क्या कहते हैं, इसके ब्लड को कहा जाता है हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं, इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसी हीमोलिम्फ में उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर फाइलम का स्पेशल कैरेक्टर हुआ, क्योंकि अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ये यूसिलोमेट होते हैं, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि ये साइजो होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन बताया जो लीच होता है। लीच में साइजोसिलोमेट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हीमोसिलोमेट होता है। और इसके ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। उसमें इनके जो अंग हैं वो डूबे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलोम को डिस्कस करने के बाद सीधे हम डिस्कस करते हैं इसके सिमेट्री को। ठीक है, कि इसमें यहाँ पे अगर सममिति की बात करें या फिर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे सममिति हमें किस तरह का दिखाई देगा, हम ये
बात कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सममिति जो है वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे द्विपार्श्व प्रकार का सममिति हमें देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है बायलैटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं इसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब सिमेट्री के बाद हमें कौन से पॉइंट डिस्कस करने होते हैं, इसके बाद हमें डिस्कस करना होता है ये यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है इसका, क्योंकि यहाँ पर ही इस फाइलम के मेंबर में जो है वेरिएशन देखने को मिलता है दूसरे फाइलम से। ठीक है, अब ये वेरिएशन, ये विभिन्नता कौन सी है हम ये देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, किसकी, अगर हम यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात करें, खंडीभवन की प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप का सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और वो जो सेगमेंटेशन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होने वाला है कि इनके बॉडी में जो सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो खंड का निर्माण होता है, वो कैसे हो सकता है, ये आंतरिक रूप से भी हो सकता है और बाह्य रूप से भी हो सकता है। मैंने कहा इंटरनल फॉर्म से भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनमें बॉडी जो है उसका सेगमेंट दोनों ही फॉर्म में हो रहा है। और इस तरह के स्पेशल टाइप के सेगमेंटेशन को जो है खंडीभवन को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इसमें मैंने आपको ये कहा कि इसमें बॉडी का जो सेगमेंट फॉर्मेशन होता है, सेगमेंटेशन होता है, वो कैसे होता है, मैंने कहा ये इंटरनल फॉर्म में भी होता है। कैसा होता है, ये आंतरिक रूप में भी होता है और साथ साथ ये कैसा होता है, मैंने कहा ये एक्सटर्नली भी होता है। कैसा होता है, ये बाह्य रूप से भी होता है। और अगर बॉडी में सेगमेंट का फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों फॉर्म में होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का केवल एक सिंगल पॉइंट अभी बचा हुआ है जिसे डिस्कस करना है, आप सभी जानते भी हैं। हम सेगमेंटेशन के बाद एज यूजुअल हम क्या पढ़ते हैं, नोटोकॉर्ड के बारे में। किसके बारे में, मैं आपको पृष्ठरज्जु के बारे में बताता हूं। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो पृष्ठरज्जु होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर ये अब्सेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे नॉन कॉर्डेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो हमने ये देखा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा फाइलम कैसा होता है और ये किस तरह से जो है प्रीवियस जो हमने फाइलम डिस्कस किए हैं उससे डिफर करता है, उससे अलग होता है। ठीक है, वन मोर टाइम जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर हमने क्या क्या स्टडी किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है। देखिए मैंने आपको कहा कि अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला कि अंग तंत्र स्तर का होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है, नलिका के अंदर नलिका प्रकार का होता है। उसके बाद बॉडी वॉल, जर्म लेयर जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 टाइप्स के लेयर होते हैं। सिमेट्री बायलैटरल होता है, अगर कोई भी एक सिंगल प्लेन इनके बॉडीज के सेंटर से होता हुआ गुजारे तो वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये 2 जो है बेसिक इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। सिलोम में यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिला, इसे मैं स्टार मार्क किया हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू सिलोमेट सत्य प्रकार के गुहा तो होते हैं लेकिन इसके सिलोम का फॉर्मेशन जो है इनके एलिमेंट्री कैनाल के अनियमित रूप से फटने से होता है, इरेगुलर बेसिस पे बॉस से होता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है लीच, जिसे हम हीरोडिनेरिया कहते हैं, जोक कहा जाता है, उसमें हीमोसिलोमेट होता है। उसके बाद देखिए सेगमेंटेशन की हमने बात किया तो हमने कहा ए स्पेशल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन दैट इज बेसिकली नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ एनिलिडा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या हुआ था कि यहाँ पे बॉडी का जो सेगमेंटेशन हुआ है, सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, इंटरनली भी हुआ और क्या हुआ, एक्सटर्नली भी हुआ। ठीक है, हम ये सभी जनरल कैरेक्टर्स को अब स्टडी कर चुके हैं। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं एनिलिडा फाइलम में लाइफ प्रोसेसेस की तरफ। ठीक है, इनके जैविक प्रक्रम के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके लाइफ प्रोसेस जो है इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। मैं आपको डाइजेशन में बताऊंगा कि डाइजेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन कैसे होगा। इन सभी कैरेक्टर को हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं एनिलिडा फाइलम जो है उसका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारा, ये है लाइफ प्रोसेस ऑफ, ये है लाइफ
प्रोसेस ऑफ एनलिडा फाइलम। कौन सा फाइलम? मैंने कहा एनलिडा फाइलम। ठीक है, अब देखिए लाइफ प्रोसेस में यहाँ पे आप सभी को पता है कि लाइफ प्रोसेस में जैविक प्रक्रम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करते हैं? यहाँ पर एज यूजुअल हम बात करते हैं पहले किसकी? डाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डाइजेशन, पाचन की बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा होता है? यहाँ पर डाइजेशन जो है आउटसाइड द सेल होता है। क्या होता है? आउटसाइड द सेल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसे होता है? मैंने कहा ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, बाह्य कोशिकीय प्रकार का क्या देखा जाता है? यहाँ पर पाचन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन सम टाइम इंट्रा सेलुलर भी पॉसिबल होता है, लेकिन हम मोस्टली क्या कहते हैं? अधिकांशतया ये किस प्रकार के पाचन या फिर डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं? मैंने कहा ये एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सीधे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन की बात करें, अब देखिए रेस्पिरेशन में हमें यहाँ पे स्पेशल पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि इससे पहले के मेंबर में आपको देखने को नहीं मिला था। ठीक है, और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर मैंने कहा रेस्पिरेशन, अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि बाकी सारे जो फाइलम हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है उसमें बॉडी सरफेस से हो रहा था। किसमें? मैंने कहा शरीर के सतह से हो रहा था, बॉडी सरफेस से हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सम टाइम बॉडी सरफेस से होता है, लेकिन बॉडी सरफेस के साथ साथ, शरीर के साथ साथ ये किससे होता है? मैंने कहा बॉडी सरफेस के साथ साथ ये सम टाइम जो है किस प्रकार का रेस्पिरेशन शो करते हैं? ये रेस्पिरेशन शो करते हैं स्पेशल टाइप का, इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा इसे हिंदी में कहा जाता है त्वचीय शोषण। क्या कहते हैं? त्वचीय शोषण कहते हैं। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट के माइंड में मिसकंसेप्शन रहता है कि क्या बॉडी सरफेस से होने वाला रेस्पिरेशन और स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन एक ही होता है? मैंने कहा नहीं, टोटली ये डिफरेंट होते हैं। बॉडी सरफेस इसका मतलब ये होता है, स्किन बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन के लिए तो हम यहाँ पर त्वचीय शोषण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यूज किया जाता है। लेकिन बॉडी सरफेस जो होता है वो शरीर के सतह से होने वाला रेस्पिरेशन होता है, और यहाँ पर सम टाइम बॉडी सरफेस से भी होता है, एज वेल एज ये त्वचीय शोषण जो है दर्शाते हैं। जब हम एम्फीबिया क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको कॉर्डेटा बताऊंगा, वहां पर भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा, और इस एनलिडा के मेंबर में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर हो गया जो हमने इससे पहले के फाइलम ने स्टडी नहीं किया था। ठीक है, ये वेरिएशन आता है इसमें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यहाँ पे बहुत बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले मैंने जो भी आपको फाइलम पढ़ाया है उसमें आपने देखा कि सर्कुलेशन पूरा कंप्लीटली एब्सेंट था। ठीक है, हमने हालांकि इससे पहले एसके हेल्बेंथीज में ये कहा था मैंने आपको कि ये जो इसमें सर्कुलेशन होता है वो कुछ तरह के फ्लूइड का हो सकता है, जिसे हम गुहीय द्रव्य कहते हैं या फिर इसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं एनलिडा फाइलम में, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो है क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करते हैं। कैसे? मैंने कहा ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन शो करते हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन शो करते हैं। मतलब यहाँ पे बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन इसमें भी स्पेशल पॉइंट क्या है? मैंने कहा इस प्रकार के सर्कुलेशन में, मैंने कहा यहाँ पर क्या इनके बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट होगा? मैंने कहा नहीं, यहाँ पर आरबीसी क्या होता है? एब्सेंट होता है। आरबीसी मतलब मैंने कहा रेड ब्लड कप सेल्स। ठीक है, ये जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं इनके बॉडी में एब्सेंट होते हैं, मैंने आपको ये बताया। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के ब्लड पिगमेंट जो होते हैं इनके बॉडी में या फिर सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। ये क्या है? यहाँ पे अगर रक्त वर्णक की बात करते हैं, अगर हम ब्लड पिगमेंट की बात करें, किसकी? अगर हम यहाँ पे ब्लड पिगमेंट की बात करें तो स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द एनलिडा। व्हाट इज इट? मैंने कहा ये होता है यहाँ पे टू स्पेशल
ब्लड पिगमेंट की बात करेंगे, एक को कहा जाता है इरिथ्रोक्रूओरिन। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है इरिथ्रोक्रूओरिन कहा जाता है, क्रूओरिन, ठीक है। और इरिथ्रोक्रूओरिन के साथ साथ यहाँ पर एक और ब्लड पिगमेंट होता है, इसे हम कहते हैं हीमोक्रूओरिन। क्या कहते हैं? हीमोक्रूओरिन कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों स्पेशल टाइप के जो यहाँ पर ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी ब्लड पिगमेंट के प्रेजेंस से इनके जो ब्लड है, मतलब इनके रक्त का जो रंग है, ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? मैंने कहा रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। और ये इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है। हालांकि इसमें क्या है, हालांकि इसमें आरबीसी एब्सेंट है, लेकिन आरबीसी की जगह क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा इरिथ्रोक्रूओरिन और हीमोक्रूओरिन प्रेजेंट होता है। और इसमें इसीलिए जो है इस तरह के ब्लड पिगमेंट के पाए जाने के कारण मैंने कहा इसमें जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है, लाल रंग का होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जहां भी आपको इरिथ्रो टर्म दिखाई दे, इरिथ्रो टर्म दिखाई दे, इसका मीनिंग ही क्या होता है? एक्चुअल में इरिथ्रो टर्म का मीनिंग ही रेड होता है। जैसे आप पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि आरबीसी को क्या कहते हैं? इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जहां पे इरिथ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। तो यहां पर भी एक पिगमेंट है जो आपने देखा, ये क्या है? ये है इरिथ्रोक्रूओरिन होता है, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब सीधे हम लीड करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद। अभी हम कौन सा पढ़ना है? हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद स्टडी करने वाले हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, है ना। इसके उत्सर्जन तंत्र में भी स्पेशल टाइप के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे जो किसी भी प्रीवियस फाइलम में हमने डिस्कस नहीं किया है। ये क्या है? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, मतलब उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो हमें किस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक विशेष प्रकार की संरचना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं? इसे नेफ्रिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है नेफ्रिडिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हमने प्लेटी हेलमिंथ्रिस पढ़ा था, मैंने कहा था उसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है। लेकिन ये क्या है? ये नेफ्रिडिया है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया को हम सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, जो कि प्लेटी हेलमिंथ्रिस में देखने को मिला था हमें, ठीक है। जबकि एसके हेलमिंथ्रिस में कुछ एच शेप, मतलब एच आकार के रिनेट सेल होता है। और यहाँ पर एनिलिडा में हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? मैंने कहा ये जो नेफ्रिडिया होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन यहाँ पे नेफ्रिडिया भी कितने टाइप्स के होते हैं? यहाँ पर नेफ्रिडिया भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? मैंने कहा नेफ्रिडिया भी यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक जो नेफ्रिडिया होता है इसे कहते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। क्या कहते हैं इसे सेप्टल नेफ्रिडिया कहा जाता है, ठीक है। और एक जो नेफ्रिडिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेरेंगियल नेफ्रिडिया। क्या कहते हैं? इसे फेरेंगियल नेफ्रिडिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो नेफ्रिडिया होता है इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री। क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल हिंदी टर्म नहीं है, आपको यही टर्म्स लर्न करना होगा कि सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरेंगियल को ग्रेसनीय प्रकार के नेफ्रिडिया हम कह सकते हैं, या फिर इंटेग्यूमेंट्री को स्किन से रिलेटेड हम नेफ्रिडिया काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड का मतलब ही त्वचा या फिर स्किन का जो है स्टडी करना होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा नेफ्रिडिया के 3 टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? आपने देखा यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स हैं। यहाँ पे सेप्टल नेफ्रिडिया है, यहाँ पे फेरेंगियल नेफ्रिडिया है और यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्री है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इन दोनों नेफ्रिडिया की बात करें, किस किस की? मैंने कहा अगर हम यहाँ पे सेप्टल नेफ्रिडिया के साथ साथ फेरेंगियल नेफ्रिडिया की बात करते हैं तो इन दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें जो है ये देखने को मिलता है, एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ भी देखने को मिलता है। यूँ तो मैंने कहा है कि सेप्टल और फेरेंगियल नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये एक्सक्रीशन के साथ साथ यहाँ पर किस में हेल्प करेंगे? ये परासरण नियंत्रण में हेल्प करते हैं, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। किसमें? ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ जल नियंत्रण, मतलब वाटर बैलेंस में भी क्या करते हैं? ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जल नियंत्रण के लिए भी क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने स्टार्टिंग के 2 टाइप सेप्टल और फेरेंगियल टाइप के नेफ्रिडिया के लिए कहा
कि ये एक्सक्रीशन में तो हेल्प करते हैं, लेकिन एक्सक्रीशन के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर बैलेंस, जल नियंत्रण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सक्रीशन में ये सारे पॉइंट पढ़े। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीग्यूमेंट्री टाइप के नेफ्रेडिया में हमें क्या पढ़ना होता है। देखिए, इंटीग्यूमेंट्री टाइप के जो नेफ्रेडिया होते हैं, इससे बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस रिलीज होता है, और ये जो पदार्थ ये जो रिलीज करते हैं, ये सब्सटेंस से क्या होगा, मैंने कहा ये जो है सब्सटेंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, स्रावित करते हैं पदार्थ को। और ये सब्सटेंस या ये पदार्थ क्या करने वाला है, मैंने कहा ये सब्सटेंस क्या करता है, इनके बॉडी को या फिर इनके स्किन को, मैंने कहा इनके स्किन को क्या करता है, इनके स्किन को मॉइस्ट बनाता है। मॉइस्ट करने का मतलब क्या है, मॉइस्ट करने का मतलब इनके बॉडी को जो है नमी प्रोवाइड करता है, मॉइस्ट करता है उसको। ठीक है, उसके ड्राइनेस को क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, ये मॉइस्ट बनाता है, और स्किन अगर मॉइस्ट है तो इससे क्या फायदा मिलेगा इनको, अगर स्किन जो है अगर मॉइस्ट है, त्वचा अगर नम प्रकार का हो जाता है इस स्पेशल टाइप के सब्सटेंस जो कि रिलीज हो रहे हैं इंटीग्यूमेंट्री टाइप के नेफ्रेडिया से, तो उससे इसमें जो है गैसियस डिफ्यूजन, मतलब गैसीय विसरण में क्या होता है, मैंने कहा इसमें हेल्प प्रोवाइड होता है, गैसियस डिफ्यूजन अब जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर ये जो स्किन अगर इनका मॉइस्ट हो जाता है तो इसमें गैसियस डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे गैसियस डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, बहुत रैपिडली होता है, बहुत तीव्रता से होता है। मैंने कहा ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, गैसियस डिफ्यूजन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। वन मोर टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको बताया क्या, देखिए मैंने आपको कहा कि इंटीग्यूमेंट्री टाइप के जो नेफ्रेडिया होते हैं ये एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और इस सब्सटेंस से क्या होता है, उनका स्किन मॉइस्ट हो जाता है, और ये मॉइस्ट स्किन किस में हेल्प करेगा, मैंने कहा ये गैसियस डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड हमने सेप्टल और फेरेंजियल में क्या पढ़ा कि एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको एक्सक्रीशन के पॉइंट के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। अब सीधे हमने यहाँ पे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं इनमें लोकोमोशन के लिए क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पे अगर हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन के लिए यहां पर क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोकोमोशन के लिए हम किस किस जो है स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ये इसका नोट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे प्रीवियस एआईपीएमटी में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इसके एनलिडा के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोकोमोशन की बात करें, हम अगर गमन की या मूवमेंट इन लोकोमोशन की बात करें, गति और गमन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखिए हम यहाँ पे मेंबर वाइज बात करेंगे कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम केचुआ की बात करते हैं, अर्थवॉर्म की बात करते हैं, तो अर्थवॉर्म में जो है लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, केचुआ में जो लोकोमोशन होता है वो किससे होता है, मैंने कहा केचुआ में लोकोमोशन के लिए एस आकार का, एस सेप्ट क्या प्रेजेंट होता है, एस सेप्ट कुछ एक शूकनुमा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिटी, क्या कहते हैं, इसे सिटी कहते हैं। सिटी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका शेप कैसे बताया मैंने, एस शेप्ड होता है। और ये सिटी जो है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो कहते हैं इस सिटी में जो है क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, या फिर मैं इसको ये बोल दूं कि इसमें काइटिन से बने हुए एस सेप्ट के सिटी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, अर्थवॉर्म में, जो कि इनको जो है इनके बॉडी को लोकोमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन साथ साथ अभी हमने जो है ये पढ़ा था इसके बॉडी वॉल में, इसके बॉडी वॉल में क्या है, इसके बॉडी वॉल में जो है टू टाइप्स ऑफ मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक तो क्या होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, और एक हमने पढ़ा क्या, सर्कुलर, मतलब वर्तुल प्रकार के जो हैं मसल लेयर जो होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा। और ये जो मसल लेयर होते हैं ये भी जो है सम टाइम अर्थवॉर्म को लोकोमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये मसल लेयर जो है इसमें क्या होता है, मैंने कहा इस मसल लेयर में क्या हो जाता है, विद इन द
टाइम इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। मैंने कहा इसमें क्या होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन होता रहता है, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ मैंने कहा ये बाद में क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन भी होता है। और इस संकुचन और आकुंचन से भी थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है इस अर्थवॉर्म में, केचुए में, फेरेटिमा पोस्टुमा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, वन मोर टाइम आपको रिवाइज करने वाला हूं। मैं यहां पे लोकोमोशन की बात कर रहा हूं, और लोकोमोशन में मैंने आपको क्या कहा कि अगर हम गति और गमन पहले बात करते हैं केचुए में, अर्थवॉर्म में, तो इसमें एस शेप्ड काइटिन से बने हुए सिटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ मैंने कहा सिटी तो हेल्प करता है, सूक्ष्म स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हेल्प तो करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट होता है, वो भी क्या करते हैं, इसके मैंने कहा इसके लॉन्गिट्यूडनल और मसल लेयर जो होते हैं या फिर सर्कुलर मसल लेयर होते हैं, वो भी इनके बॉडी को लोकोमोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा, उससे थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है पॉसिबल हो पाता है। चलिए अब इसके सेकेंड मेंबर की बात करते हैं। सेकेंड मेंबर हमने यहाँ पे अर्थवॉर्म की बात की, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सेकेंड मेंबर नेरीज, कि यहाँ पे नेरीज जो है उसमें लोकोमोशन कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेरीज से जो है AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में जो है 2 और मोर देन 2 टाइप जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्या है, ये क्वेश्चन था कि नेरीज में पाए जाने वाले जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं फोलिएसिस पैरापोडिया। क्या कहते हैं इसे, फोलिएसिस पैरापोडिया, पत्ती के समान लीफ लाइक पैरापोडिया यहां पर प्रेजेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन इन नेरीज। ठीक है, अब देखिए नेरीज को ही मैंने क्या कहा था, सैंड वर्म कहा था, रेत कृमि कहते हैं, ठीक है, या फिर क्लेम वर्म कहते हैं। तो यहाँ पे नेरीज के बारे में हमने ये स्टडी किया, और नेरीज के बारे में एक और पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या है, इसमें फोलिएसिस, मैंने कहा यहाँ पर फोलिएसिस टाइप के क्या होते हैं, फोलिएसिस पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, और फोलिएसिस पैरापोडिया जो है इसके लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, मदद करता है। ठीक है, और फोलिएसिस पैरापोडिया जो है ये इसके लिए कहते हैं कि ये जो पैरापोडिया है ये भी सिटी युक्त होते हैं। क्या होते हैं, ये जो मैंने सिटी लाइक स्ट्रक्चर अर्थवॉर्म में बताया था, यहाँ पर भी क्या होते हैं, सिटी होते हैं, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि इस तरह के पैरापोडिया में भी सिटी प्रेजेंट होता है, लेकिन अब हम इसे कहेंगे सिटी युक्त लीफ लाइक पैरापोडिया या फिर फोलिएसिस पैरापोडिया से होता है। तो यहाँ पे फोलिएसिस टर्म का मतलब क्या है, पत्ती के समान, जिसे हम कहते हैं लीफ लाइक। ठीक है, तो आपको ये स्पेशल टर्म जो है यहाँ पे लर्न करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि फोलिएसिस पैरापोडिया लोकोमोशन में तो हेल्प कर रहा है। ठीक है, लोकोमोशन के साथ साथ ये सम टाइम रेस्पिरेशन में भी नेरीज के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब श्वसन के लिए भी जो है कभी कभी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो फोलिएसिस पैरापोडिया होता है लोकोमोशन में तो हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन लोकोमोशन के साथ साथ ये किस में हेल्प कर सकता है, मैंने कहा ये सम टाइम इसके रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत स्पेशल पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया। हमने यहाँ पे 2 स्पीसीज के लोकोमोशन की बात कर ली है, अब सीधे लीड करते हैं हमारे थर्ड स्पीसीज की तरफ, और ये क्या है, ये है लीच। क्या है, लीच है। हम थर्ड स्पीसीज लीच में पढ़ने वाले हैं कि जो लीच है जिसे हम जोंक कहते हैं या फिर इसे हिरुडिनेरिया कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब हम लीच में लोकोमोशन कैसे होता है हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लीच में लोकोमोशन के लिए क्या होता है, लीच में जो है बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे सिटी और पॉरीपेडिया जो है, पैरापोडिया जो होता है वो नेरीज और अर्थवॉर्म में थे, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिख दिया कि इसमें कुछ भी सिटी लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिटी अब्सेंट है तो क्या होता है कि लीच जो है उसके एंटीरियर मतलब उसके अग्रभाग पे और पोस्टीरियर उसके पश्च भाग पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे एक एक सकर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सकर क्या होता है, सकर को हम हिंदी में कहते हैं चूसकांग। क्या कहते हैं, चूसकांग कहते हैं, जो कि सकिंग के काम में आता है। ठीक है, सक करने के लिए ये चूषक प्रकार के जो है स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना होती है। ठीक है, मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। सिटी तो है नहीं जिससे ये लोकोमोशन शो करेंगे, तो इनके पास क्या है, सकर है, जिससे इनके बॉडी में थोड़ा बहुत लोकोमोशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अब देखिए, मैंने कहा ये जो है ये क्या होते हैं बेसिकली, मैंने कहा इसके अगर हम एंटीरियर पार्ट की बात करते
करते हैं एंटीरियर पार्ट मतलब अग्रभाग की बात करें, और इसके साथ साथ हम इसकी बात कर रहे हैं पोस्टीरियर पार्ट की। तो इसके एंटीरियर पार्ट एज वेल एज द पोस्टीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट पे 1 सकर प्रेजेंट होते हैं। और सकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे चूस्कांग जो है वो सम टाइम किसमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर लोकोमोशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लाइफ प्रोसेस में आपने देखा कि लोकोमोशन वाला पॉइंट जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमने यहाँ पे अलग अलग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात की, किस तरह से इसमें गति और गमन पॉसिबल होता है, हमने ये डिस्कस किया। अब सीधे लोकोमोशन के बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं इनमें जो नर्व्स या फिर नर्वस सिस्टम होता है वो, उसमें हमें कौन कौन से स्पेशल पॉइंट पढ़ने होते हैं। नर्वस सिस्टम में भी मैं यहाँ पर आपको नर्व कॉर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में, नर्व कॉर्ड के बारे में। ठीक है, अब देखिए एक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टर्म होता है, लेकिन ये जो है नर्व कॉर्ड बिल्कुल अलग है नोटोकॉर्ड से। नोटोकॉर्ड तो पृष्ठ रज्जु या फिर ये जो है किसी भी एनिमल के डॉर्सल सरफेस पे पाए जाने वाला जो है एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बिहाफ पे हम इसको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिवाइड करते हैं, जो आगे जाकर के एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चेंज होता है वर्टिबल कॉलम में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में या कशेरुकी प्रकार के जीवों में। लेकिन ये नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है। मैंने कहा नर्व कॉर्ड जो है इज अ टर्म दैट इज बिलोंग टू द नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आता है कि नर्व कॉर्ड किस प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं एनलिडा के मेंबर में। तो यहाँ पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है डॉर्सल टाइप का। कैसा होता है, मैंने कहा ये जो है कैसा होता है, डॉर्सल टाइप का होता है। मैंने कहा डॉर्सल के साथ साथ ये कैसा होता है, मैंने कहा वेंट्रल टाइप का होता है। और कितने होते हैं, मैंने कहा ये सिंगल होते हैं। कितने होते हैं, सिंगल होते हैं। आप इसे लर्न करने का एक स्पेशल शॉर्ट ट्रिक देखें, इसका जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, DVS। तो आप ये लर्न करें कि इसका नर्व कॉर्ड कैसा होता है, DVS टाइप का होता है। DVS टाइप का मतलब पृष्ठ प्रकार का भी होता है, वेंट्रल मतलब अधर टाइप का भी होता है। इसके नंबर की बात करें तो कितने होते हैं, ये सिंगल होते हैं। तो डॉर्सल वेंट्रल सिंगल टाइप के नर्व कॉर्ड का पाया जाना इज द करेक्टर ऑफ द एनलिडा फाइलम। ठीक है, हमने यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात कर ली है, तंत्रिका तंत्र के नर्व कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया। अब सीधे हम लीड करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, यहां पर अगर हम जनन की प्रक्रिया की बात करें कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से यहां पे देखने को मिलता है, फिर आगे हम बात करेंगे इसमें लार्वल स्टेज की हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अब नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, ये है रिप्रोडक्शन, जनन। मैं आपको अब जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि इसमें रिप्रोडक्शन या फिर जनन की जो प्रक्रिया है वो हमें किस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि रिप्रोडक्शन जनन के आधार पर इसके जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं। देखिए जनन के आधार पर इसके जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं बाइसेक्सुअल। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या है, ये द्विलिंगी प्रकार के होते हैं मोस्टली। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मोस्टली। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेंबर की बात करेंगे जो यूनिसेक्सुअल एक लिंगी प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें जो है पर्टिकुलर एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में, एक ही जीव में, एक ही जीव के शरीर में, एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों ही सेक्स ऑर्गन मेल एंड एज वेल एज द फीमेल प्रेजेंट होता है, और इसीलिए क्या कहते हैं, इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन पॉइंट क्या है कि ये जो है कुछ एक मेंबर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मैंने कहा ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब ये एक लिंगी प्रकार के जो मेंबर है वो क्या है, अभी अपन ने स्टडी किया था नेरीज के बारे में। ठीक है, ये जो नेरीज होता है इसके लिए कहा जाता है ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब इसका फीमेल इंडिविजुअल अलग है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रखते हैं, इसका मेल इंडिविजुअल अलग है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन रखते हैं। यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि नेरीज जो होता है वो अगर सेक्सुअली मैच्योर मतलब लैंगिक रूप से परिपक्व जो नेरीज है उसे हम कहते हैं हेटेरोनेरीज। ठीक है, उसके भी 2 पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, एक होता है एटॉक, एक होता है एपीटॉक। ठीक है, जिसके बारे में जब मैं आपको क्लासेज हम डिस्कस करेंगे, इसके वर्ग के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नेरीज होते हैं वो किस तरह से यहाँ पे वेरिएशन शो करते हैं। इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ ये बताया है कि ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और ये क्या है, मैंने कहा ये एक्सेप्शन वाला हमारा पॉइंट है। ठीक है, ये तो मोस्टली अधिकांश या तो क्या होते हैं, द्विलिंगी प्रकार के होते हैं, लेकिन
एक सिंगल ऐसा स्पीसीज कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एज यूजुअल जो हम रिप्रोडक्शन के बाद डिस्कस करते हैं ये क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके मेंबर में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कैसे होने वाला है। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय प्रकार का जो परिवर्धन है वो कैसा होता है। मैंने कहा यहाँ पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लार्वल स्टेज जो है प्रेजेंट होता है। उस लार्वा को क्या कहते हैं, उस लार्वा को कहा जाता है ट्रोकोफोर। क्या कहा जाता है, मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रोकोफोर। तो कौन सा लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है। और अगर यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है, अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो आप जानते हैं हम इसमें क्या कहेंगे, हम इसमें कहेंगे अगर लार्वल अवस्था यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो कैसा होता है। मैंने कहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट टाइप का होता है। कैसा होता है, ये अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। क्यों, क्योंकि लार्वल स्टेज क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और अगर अब्सेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट टाइप का होता है। लेकिन यहां पर हम एक और पॉइंट, एक्सेप्शन वाले पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि उसमें कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप उसमें कैसा देखने को मिलता है, उसमें हमें डायरेक्ट टाइप का भ्रूणीय परिवर्धन, प्रत्यक्ष प्रकार का जो है भ्रूणीय परिवर्धन देखने को मिलता है। तो ये कौन सा मेंबर है, अब देखिए इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेप्शन या फिर अपवाद वाला पॉइंट कौन सा है। देखिए, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम लीच की बात करते हैं, ठीक है, मतलब जोंक की बात करें, लीच के साथ साथ अगर हम यहाँ पे अर्थवॉर्म की बात करते हैं, किसकी, अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, तो ये लीच और ये जो अर्थवॉर्म होते हैं इसमें ये कहा जाता है एक्सेप्शनली कोई भी लार्वल स्टेज या फिर ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लार्वल स्टेज इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब ये एब्सेंट है, और अगर ये एब्सेंट है तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होगा। मैंने कहा यहाँ पर एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, मैंने कहा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट टाइप का होता है। कैसा होता है, ये डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताया कि यूं तो मैक्सिमम मेंबर में क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, और ये एक्सेप्शन क्या है, ये लीच है और अर्थवॉर्म है जिसमें लार्वल स्टेज अब्सेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष प्रकार का भ्रूणीय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इससे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो एनिलिडा फाइलम है उसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो भी जैविक क्रियाएं जो हैं डाइजेशन से लेकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक प्रदर्शित करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हमने क्या कर लिया है, कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले मैंने आपको ये बताया इसके कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर है, फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर लाइफ प्रोसेसेस स्टडी किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये होता है क्या, हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अगर हम लाइफ प्रोसेस के पढ़ने के साथ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस नहीं है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। लाइफ प्रोसेस तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने क्लासेस में हम एनिलिडा फाइलम को डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है एज यूजुअल हमें पहले ये देखना होगा कि आखिर वो बेस, आधार कौन सा है, वो क्राइटेरिया कौन सा है जिसके बेसिस पे इसके मेंबर को हम क्लासिफाई करते हैं। देखिए, ये कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है इसका होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। क्या होता है यहाँ पे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें या फिर इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं गमन के लिए पाए जाने वाले जो भी संरचनाएं होते हैं, इसी के आधार पर इसके मेंबर को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वर्गों में जो है डिवाइड किया जाता है। पहले हम कितने क्लास होते हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एनिलिडा को हम मेजरली 5 क्लास में स्टडी करते हैं। कितने
क्लास में 5 वर्गों में 5 क्लास में स्टडी करते हैं। और ये क्लास कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास कौन सा स्टडी करते हैं। एनलिडा का फर्स्ट क्लास जो होता है ये होता है आर्की एनलिडा। क्या होता है ये? मैंने कहा ये होता है आर्की एनलिडा। ठीक है, अगर ये आर्की एनलिडा की बात करते हैं तो ये आर्की वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो एनलिडा थे या फिर आदिम प्रकार के जो एनलिडा थे उसके लिए जो है कौन सा क्लास यूज किया गया या कौन से क्लास में उसको क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। मैंने कहा ये था आर्की एनलिडा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आर्की एनलिडा के बारे में, आर्की एनलिडा। ठीक है, आर्की एनलिडा के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो सेकेंड क्लास हम पढ़ेंगे ये होगा पॉलीकिटा। क्या होता है? पॉलीकिटा। अब ये पॉलीकिटा क्लास सेकेंड क्लास है। ठीक है, और इसी पॉलीकिटा क्लास में नेरीज आएगा। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड क्लास जिसे कहते हैं ओलिगोकिटा। क्या कहते हैं इसे? इसे ओलिगोकिटा कहते हैं। और इसी ओलिगोकिटा में अर्थवॉर्म आने वाला है। ठीक है, इसे हम फेरिटिमा पोस्टुमा इसका साइंटिफिक नेम। इसके और भी बहुत सारे जनरल कैरेक्टर, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग स्पीसीज की बात करेंगे अर्थवॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ओलिगोकिटा के बाद जो फोर्थ क्लास होता है ये होता है हिरुडीनिया। क्या होता है? हिरुडीनिया होता है। और हिरुडीनिया में ही हिरुडिनेरिया आता है, लीच आता है। ठीक है, और लास्ट क्लास जो यहाँ पे एनलिडा क्लास में हम क्या करेंगे, एनलिडा फाइलम में हम स्टडी करेंगे, ये होगा इक्कीयूरिडा। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इक्कीयूरिडा। और इक्कीयूरिडा में एक मेंबर आता है जिसे हम कहते हैं इक्कीयूरिस, और इक्कीयूरिस इक्कीयूरिडा में आता है, इसीलिए वैसे इस क्लास का नाम भी वो मेंबर पे ही रखा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 क्लासेस जो हैं वो डिस्कस की हैं। ये कौन कौन से हैं? आर्की एनलिडा है, एक है पॉलीकिटा, एक है ओलिगोकिटा, उसके बाद हमने पढ़ा हिरुडीनिया के बारे में, और जो 5th क्लास है ये क्या है? इक्कीयूरिडा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है। क्लासिफिकेशन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे 5 क्लासेस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्की एनलिडा की बात करेंगे, पॉलीकिटा की बात करेंगे, ओलिगोकिटा की बात करेंगे, हिरुडीनिया और उसके साथ साथ इक्कीयूरिडा। ठीक है, इन सभी 5 क्लासेस के मेंबर्स के बारे में बताऊंगा, उन 5 क्लासेस के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, उन मेंबर्स की कौन कौन से स्पीसीज होती है, कॉमन नेम क्या होता है, जो एज यूजुअल हम हर फाइलम में स्टडी करते आए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हमारा? नेक्स्ट लेक्चर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनलिडा। मैं इसके एग्जाम्पल और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।